इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है। ये डिवाइस जो होता है मेडिकल डिवाइस है, ये नॉट ओनली ये हॉस्पिटल में प्रेजेंट होता है, ये आपको काफ़ी जगह पे प्रेजेंट मिलेगा, जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गए या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, या आजकल जो काफ़ी एडवांस आपके बस स्टैंड वगैरह है, बहुत जगह पे ये डिवाइस जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मेडिकल डिवाइस है जो क्या प्रोवाइड करता है, शॉक, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करता है पेशेंट को जब उसको जरूरत होती है। इसका प्रोसेस भी सीपीआर की तरह ही सेम होता है। सबसे पहले वही जो आपको मैंने फर्स्ट 2-3 स्टेप जो है वो सबके ही सेम है, ठीक है। आपको स्विंग सेफ्टी देखनी है, आपको रिस्पॉन्स चेक करना है, अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है देन आपको एडी डिवाइस। वैसे तो जो ये डिवाइस जो होता है ये मतलब कि वॉइस एफिलेटेड डिवाइस होता है, मतलब कि ये आपको कमांड देता है, जैसे जैसे ये कमांड देता है, अगर एक नॉर्मल पर्सन जिसको चलाना नहीं आता है वो भी इसको चला सकता है, ये आपको कमांड देगा, आपको उस हिसाब से करना है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें आपको सबसे पहले पर्सन जो है, जब आपको एक भी डिवाइस लगाना है, एक तो आपको डिले नहीं करना है, जैसे आपको पता लगा कि इसको जरूरत है डिवाइस कनेक्ट कर दो, ये आपके हार्ट रेट को भी मेजर करता है, हार्ट रेट भी चेक करता है और भी बताता है कि अगर शॉकेबल है तो शॉक देना है या नहीं देना है, ठीक है। जैसे आप सीपीआर दे रहे हो, सीपीआर से तुरंत बाद आपको एडी डिवाइस को कनेक्ट कर देना है। अगर पर्सन की चेस्ट जो है आपकी वेट है तो हमने पहले उसको ट्राई करना है, क्योंकि अगर वेट पे आप इलेक्ट्रिक पैड लगाओगे और इलेक्ट्रिक शॉक दोगे तो बंदे को तो वैसे भी ऊपर चला जाएगा, वैसे भी गया हुआ है। सेकंड जो है, अगर आपको लग रहा है कि पर्सन की चेस्ट पे बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं तो आपको वो हेयर्स रिमूव करने हैं, ठीक है। प्रॉपर शॉक नहीं लगेगा उसको, आपको हेयर्स रिमूव करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पैड आपको यहाँ लगाना है अपर द चेस्ट, ठीक है। दिस वन एंड सेकंड पैड जो आपको लगाना है लेफ्ट साइड पे अंडर द निपल एरिया, ठीक है। हो गया दोनों पैड। उसके बाद आपको मॉनिटर को ऑन करना है, जो आपका डिवाइस है उसको ऑन करना है। उसके बाद वो आपकी जब जो आपकी पल्स वगैरह है ये सब चेक करेगा। अगर वो हम शॉक देते हैं बीएफ में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, बीटी में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रखा है किसी को, उसमें ये जो टॉपिक्स है ये अलग है, ये मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी, पर अभी आपको बता दो कि ये दो है ये शॉकेबल रिदम है। जब पर्सन को ये होता है तो हम उसको शॉक देते हैं। सेकेंडली हमको शॉक कब नहीं देना है, अगर किसी की असिस्टोलिक पल्स है, मतलब बिल्कुल फ्लैट है, उसमें हम शॉक नहीं देते, या फिर इलेक्ट्रिक लेस जो है आपकी पल्स एक्टिविटी है जो बिल्कुल जीरो है, मतलब प्लेन है, तब हम उसको शॉक नहीं देते हैं, ठीक है। सिर्फ हम इन दो पल्सेस में, इन दो प्रॉब्लम में, जब हमको है कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रखा है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रखी है, तब भी शॉक देना है। ये टॉपिक मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद जब आपको वो बोलता है कि शॉक स्टार्ट करना है, तब आपको स्टार्ट करना है 120 से लेकर 200 जूल तक, ठीक है। मतलब स्टार्ट आपको लोअर से स्टार्ट करना है 120, 130, 140, फिर धीरे धीरे करके आपको एनर्जी बढ़ानी है। और मेनली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होती है कि जब आप भी किसी पेशेंट को, जैसे पेशेंट आपका बेड पे है या कहीं पे भी है, एक तो आसपास जो ऑक्सीजन चैम्बर होता है वो नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन बताना चाहिए, इसको पता है ना, छोड़ो इस बात में। आपका ऑक्सीजन, मैं आपको ये बता दूँ कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ऑक्सीजन चैम्बर बिल्कुल पास में नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान कोई भी उस बेड को या उस एरिया को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको भी टच नहीं करना, जो वो इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करता है। एक तो मैनुअल शॉक भी होता है जो तुमको ऐसे करके प्रोवाइड करना होता है, ये तो इलेक्ट्रिक पैड वाले हो गए कि तुम पैड से आप दे रहे हो एक जो। उसके बाद जब हम शॉक स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम एक चीज़ बोलते हैं जिसको बोलते हैं ऑल बी क्लियर ऑल क्लियर, मतलब कि हम सब इट्स लाइक स्लोगन टाइप बोल रहे हो आप, ये बोलते हैं ताकि हमको ये पता लगे कि कोई भी इस बेड को टच नहीं करता है। जो पर्सन स्टार्ट की पल्स को रिवाइव कर सकता है वो आपको भी शॉक दे सकता है, आपके लिए भी वो नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ बोलनी है, ऑल क्लियर होने के बाद आपको शॉक देना है, सीपीआर के तुरंत बाद शॉक देना है एंड देन अगेन सीपीआर स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपको वो बोल रहा है कि दोबारा वो आपको बोल रहा है कि शॉक देना है तो ठीक है, नहीं तो आपको कंटिन्यू सीपीआर रखना है, ठीक है। कोई डाउट इसके बारे में? कौन से रस में कौन से रस में कार्डियक रस में? 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में, 2 रस में। 2 रस में, 1 रस में,
हाँ, जब तुम सीपीआर दे रहे हो तब जब उसमें आपको दिख रहा है कि उसकी जो पल्स है वो एकदम हाई जा रही है, डाउन जा रही है, ये पल्स को स्टेबलाइज करता है। आपका जो एईडी डिवाइस होता है ये पल्स को स्टेबलाइज करता है। जब आपकी किसी पर्सन को जैसे आपने कंप्रेशन दे दी, फिर उसकी पल्स स्टेबलाइज नहीं हो रही है, मतलब एकदम से आपकी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि असिस्टोलिक मतलब अगर किसी की बिल्कुल प्लेन पल्स है तो उसको हम नहीं देंगे। हाँ, ये हम तब देते हैं जब आपकी पल्स जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही है, काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रही है, मतलब एक जगह पे नहीं रुक रही है, और तब हम उसको एईडी डिवाइस पे शॉक देते हैं। तो इस हिसाब से जब आपकी पल्स जो है वो 200 पे है, फिर जाके सीधा 100 पे आ गई, फिर 50 पे आ गई, फिर 200 पे चलेगी, ये मतलब अनस्टेबल पल्स है ना आपकी, इसमें हम शॉक देते हैं। ठीक है, तो सीपीआर के बाद आप पल्स को स्टेबल करने के लिए भी शॉक देते हैं, सबको शॉक नहीं देते हैं। इन दो कंडीशन में जैसे मैंने बोला इनमें भी शॉक दिया जाता है। ऐसे अगर किसी को तुम कंप्रेशन दे रहे हो, कंप्रेशन के बाद उसकी पल्स स्टेबलाइज होगी तो तुमको उसको शॉक देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें भी तुम शॉक देके फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हो कंप्रेशन, जब तक कि पर्सन जो है वो परमानेंटली टोटली रिवाइव ना हो जाए। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना? ठीक। इसके बाद साथ में मैं आपको बता रही हूँ हैंड वॉशिंग प्लस हैंड हाइजीन। ठीक है, ये जो दो स्टेप हैं ये हमारे एक मेडिकल में बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप हैं कि ये जो है हाफ ऑफ द इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, आपको इन्फेक्शन ना हो उससे प्रिवेंट करते हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो उससे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपका स्टेप करूँगी इट्स यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ये प्रिकॉशन मतलब और सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिस इज ओनली यूज इन इंडिया, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में हैंड हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग की जो प्रैक्टिस है ये परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी हैंड हाइजीन के बारे में। ठीक है, हैंड हाइजीन के 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स ये होते हैं कि आपको हैंड हाइजीन कब कब करनी है। हैंड हाइजीन का मतलब होता है उसमें तुम हैंड वॉशिंग भी कर सकते हो। हैंड हाइजीन का मतलब होता है जब तुम कोई प्रोसीजर करते हो, कोई भी प्रोसीजर करते हो उससे पहले आपको हाथ हैंड वॉश करने हैं। ठीक है, प्रोसीजर करने के बाद आपको हैंड वॉश करनी है। ठीक है, आफ्टर टचिंग द पेशेंट को टच कर रहे हो तब आपको पहले बिफोर टचिंग द पेशेंट, अगर पेशेंट को टच कर रहे हो तब भी आपको हैंड वॉश करने हैं, पेशेंट को टच करने के बाद भी आपको हैंड वॉश करने हैं। और अगर आपने किसी पेशेंट के आसपास के किसी एरिया को जैसे उसके टेबल को या फिर उसके बेड को टच किया है उसके बाद भी आपको हैंड वॉश या फिर हैंड रब जिसको बोलते हैं हम नॉर्मली जो आपका हैंड रब होता है उसको यूज़ करके तब आपको मतलब हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। ये 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं? आफ्टर एंड बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर एंड बिफोर एनी प्रोसीजर, या फिर पेशेंट के सराउंडिंग को टच करने से पहले। ठीक है, ये हम इसलिए करते हैं, फर्स्टली एक तो ये चीज़ करते हैं कि मान लो आपके पास 2 पेशेंट है, एक हेल्दी पेशेंट है, एक इन्फेक्टेड पेशेंट है। ठीक है, आप इन्फेक्टेड पेशेंट के पास गए, आपने उसका काम किया सारा कुछ, एंड देन आप डायरेक्टली क्या किया, विदाउट हैंड वॉशिंग विदाउट एनीथिंग आप डायरेक्टली दूसरे पेशेंट पे चले गए। तो जो उस पेशेंट को इन्फेक्शन थी आप कह रहे हैं उनके दूसरे पेशेंट को इन्फेक्ट करते हो। ठीक है, इसीलिए हम हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हैं। सो दैट एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जब हम मतलब यहाँ से बिल्कुल हेल्दी थे, हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल की वजह से हमको इन्फेक्शन हो गई, इसको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हैं। हैंड वॉशिंग के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्सल 7 स्टेप्स करके आते थे, वैसे तो ऐड होते रहते हैं। सबसे पहले हैंड वॉशिंग में क्या होता है कि तुम जो भी तुम्हारा हैंड वॉशिंग के लिए जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है वो यूज़ करना है, सोप या कुछ भी आपको है। ठीक है, स्टार्ट कर दिया, हैंड पे ले लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सोप रब कर दिया, बैक ऑफ द फिंगर स्टार्ट करके बैक को रब करा दोनों तरफ से अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट एंड देन उसके बाद किसको आता है हैंड स्टेप्स पढ़ाए है ना। वैसे तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, उसके बाद आप इंटरलॉक कर लो फिंगर्स को, तो मतलब इन द प्रोसेस के आपको सारा का सारा एरिया जो आपका हैंड का है वो क्लीन होना चाहिए, बैक करके इंटरलॉक फिंगर थंब को करके टिप ऑफ द फिंगर करके। ठीक है,
आपको भी प्रोटेक्ट करती है, आपको कोई जर्म्स कोई इन्फेक्शन कैरी ना करो। एंड वॉशिंग सिर्फ पेशेंट को नहीं, आपको भी प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। आप कैरियर होते हो